Hello everyone, my name is Zoya Ansari and welcome back to Ayurveda Scholars. Today we all covering a very important and very good chapter from द्रव्य गुण विज्ञान। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और रेड जोन का चैप्टर है और इसमें से मोस्टली जो है 10 या 5 नंबर की जो क्वेश्चन है वो पक्का आते हैं, तो ये हमारे लिए जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा चैप्टर बन जाता है। तो ये हमारा कौन सा चैप्टर हो जाएगा? ये हमारा रेड जोन का चैप्टर हो जाएगा। सबसे पहले जो है रिचुअल के अकॉर्डिंग #DG लिख के जो है अटेंडेंस मार्क कर दीजिए। अब देखो, अब आप फर्स्ट ईयर से जो है फर्स्ट ईयर को कंप्लीट करके आए हैं, फर्स्ट ईयर में अच्छे से मार्क्स लेकर पास होके आए हैं, तो थोड़ा जो गुण है वो आपके बारे में आपको भी पता होगा कि गुण क्या होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत हम इसके बारे में इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि गुण क्या होते हैं। जैसे अपन जो है फर्स्ट जो क्लासेस अपन ने ली है इससे पहले उसमें पढ़ा है कि यत्र श्रिता कर्म गुणा कारणम संवायत द्रव्यम की जो है द्रव्य में ही क्या रहता है, गुण रहते हैं। ठीक है, अब द्रव्य में गुण रहते हैं तो फिर जो गुण हैं वो किस तरीके से काम करते हैं या फिर उसका द्रव्य में क्या रोल है, इसका इसी के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, अब सबसे पहले अपन क्या है व्युत्पत्ति को देख लेते हैं। देखो व्युत्पत्ति क्या होती है कि वो जो शब्द है वो कैसे बना है। तो यहाँ पे क्या है कि जो गुण धातु है उसमें अच प्रत्यय लगाने पर, अपन ने इससे पहले और व्युत्पत्ति किसकी पढ़ी थी, द्रव्य में पढ़ी थी, जिसमें अपन ने क्या पढ़ा था कि वहां पर ध्रुगतो धातु में कौन सा प्रत्यय लगाने पर, यद प्रत्यय लगाने पर द्रव्य शब्द की क्या हो रही थी, व्युत्पत्ति हो रही थी। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो है गुण है, गुण में अच प्रत्यय लगाने पर क्या बनता है, गुण शब्द बनता है। ठीक है, ये जो नीचे लिखा हुआ है वो थोड़ा संस्कृत जो है वो है उसको थोड़ा अवॉइड करो, निरुक्ति पे आ जाओ सीधे। ठीक है, अब निरुक्ति क्या बोल रहा है, देखो ये जो श्लोक है आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इस श्लोक को आपको याद करना है। एंड दिस इज Z² श्लोक। सबसे पहले गुणीयते आमंत्रियते लोक अनिमिति गुणा, अर्थात ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जब आप रास्ते से चलते हुए जाते हो और आपको कोई मुंडा या फिर कोई मस्त लड़की दिखती है तो आपको वो पसंद आ जाती है। भाई आपको वो क्यों पसंद आई है, क्योंकि आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए हो, तो कुछ ना कुछ तो देखा होगा ना कि जिससे आपने उसकी सुंदरता देखी या आपने उसका नेचर देखा, तो वो क्या है, उसके गुण हैं। तो यही कहना चाह रहा है ये हमसे श्लोक कि भाई जो आपने उस लड़की में पसंद करा है ना वो मेरे कारण पता करा है या मेरे कारण पसंद करा है। क्यों? क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी क्या है कि मैं लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि द्रव्य का जो है वो गुण या द्रव्य में आश्रित जो गुण है उसका क्या एक्शंस होते हैं कि वो लोगों को अट्रैक्ट करता है, कि द्रव्य की तरफ आकर्षित होते हैं, वो क्या कहलाता है, गुण कहलाता है। ठीक है, अब इसकी परिभाषा या डेफिनेशन अपन देख लेते हैं। देखो डेफिनेशन क्या बोल रही है कि द्रव्य आश्रय गुणमान संयोग विभागेषु अनपेक्ष कारणम अनपेक्ष इति गुण लक्षणम। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है कि द्रव्य आश्रय गुणमान, कि द्रव्य में आश्रित जो गुण है, संयोग विभाग कारणम अनपेक्ष, जो संयोग और विभाग के कारण के क्या है, अनपेक्ष है। एंड इति गुण लक्षणम, और उसी को क्या बोला है, गुण बोला। तो भाई सिंपली इतना बोल रहा है कि जो गुण है वो द्रव्य में रहता है, कर्म के साथ समवाय संबंध से रहता है और निर्गुण है, मतलब एक गुण में दूसरा गुण नहीं रहता, क्योंकि गुण कहाँ रहता है, द्रव्य में रहता है। और क्रिया का कर्म से रहित होता है, मतलब जो गुण है वो सिर्फ गुण है, कर्म का काम कर्म ही करेगा, गुण कर्म के साथ समवाय संबंध से जुड़ता है और फिर जो है वो द्रव्य अपना एक्चुअल पोटेंशियल दिखाता है। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ते ये श्लोक आपको याद करना है दोनों, ये दोनों श्लोक जो है Z² की कैटेगरी में आते हैं, तो इन दोनों को अपन जो है मार्क कर देंगे, दे बोथ आर Z² श्लोक्स। अब आते हैं गुणों का वर्गीकरण। ठीक है, अब सबसे पहले अपन क्लासिफिकेशन ऑफ गुण, अगर गुणा देख रहे हैं तो आपने जो है फर्स्ट ईयर में जब चरक पढ़ी थी तो चरक के फर्स्ट चैप्टर में जरूर ये वाला श्लोक जो है वो आपने पढ़ा होगा। अब ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो सार्था गुरुवादियो बुद्धि प्रयत्नांता पराधीय गुणा प्रोक्ता। अब ये हमसे यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई चरक ने जो है वो गुणों को कितने में डिवाइडेड करा है। यहाँ पे अगर मैं इसका जो है वो कर लूँ फाइनल, तो 41 गुण हो रहे हैं ये। ठीक है, 41 गुण में डिवाइडेड करा है किसने, आचार्य चरक ने। ठीक है, इस तरीके से। अब कैसे करा है, सबसे पहले उन्होंने शब्द आदि गुण ले लिए, मतलब जो भी सेंस ऑर्गन है वो 5 हो गए, गुरुवादि गुण ले लिए 20, आत्मगुण 6 है और परादि गुण 10 बताए गए हैं। ठीक है, अब थोड़ा क्या आचार्य चक्रपाणिनि को मिर्ची लगी कि नहीं भाई मैं भी जो है कुछ ना कुछ तो करूंगा, तो चक्रपाणिनि आए और उन्होंने जो है इन्हीं गुणों को 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड कर दिया। वो 3 अलग अलग पार्ट क्या थे, वैशेषिक, सामान्य और आत्मगुण। देखो आत्मगुण तो वही है जो यहाँ पे अध्यात्म गुण बताए गए हैं, जो कि आत्मा गुण है। सामान्य गुण क्या है, ये गुरुवादि गुण और परादि गुण को सामान्य गुण बोला गया है। और ये वैशेषिक गुण कौन से हैं, ये जो शब्दादि गुण बताए गए हैं आचार्य चरक ने, उन्हें ही क्या बोला है, इन्होंने वैशेषिक गुण बोला है। ठीक है, समझ आ रहा है आपको। देखो वैशेषिक गुण जो है कैसे याद करो, कुछ विशेष,
अब कुछ विशेष क्या होते हैं, आप सेंस ऑर्गन से ही तो करते हो ना कि क्या विशेष है, ये क्या ज़रूरी है आपके लिए। तो ऐसे याद करो कि वैशेषिक गुण ने जो है वो सार्थ गुण बताया है। सामान्य में कौन से आ जाएंगे, गुरुवादी और परादी गुण आ जाएंगे। इसी के साथ हम नेक्स्ट स्लाइड में मूव ऑन करते हैं और ये जेड स्क्वायर श्लोक आपको याद करना है। आगे बढ़ते देखो, अब एक एक जो है हम गुणों को उठाते जाएंगे और उसको कंप्लीट करते जाएंगे। सबसे पहले देखो, शब्द आदि गुण की बात करते हैं। तो शब्द आदि या वैशेषिक गुण की बात करें तो प्रत्येक महाभूत जो है एक विशेष गुण लेके बैठा होता है। मतलब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि संसार में सभी द्रव्य सिर्फ पंच महाभूतों से ही बने हैं, और पंच महाभूतों से बने हैं तो हर ये जो सेंस ऑर्गन वगैरह है इनमें भी पंच महाभूत होंगे। बट आपने एक कॉन्सेप्ट और पढ़ा था, किस चीज़ का कॉन्सेप्ट पढ़ा था आपने, डोमिनेंसी का। तो इनमें क्या होता है कि एक एक महाभूत की डोमिनेंसी से क्या होता है, उनमें ऐसे गुण प्रतीत होते हैं। जैसे आकाश महाभूत में कौन सा गुण होता है, शब्द गुण होता है। वायु में स्पर्श होता है, जल में रस होता है, अग्नि का रूप, और पृथ्वी का क्या हो जाएगा, गंध हो जाएगा। अब इसको समझो, देखो आकाश मतलब क्या है, वैक्यूम। तो क्या अगर कोई जगह ऐसी है जहाँ पर कोई दीवार या कुछ है नहीं तो वॉइस का जो है आदान प्रदान इजीली हो जाएगा। वायु टच करती है, अग्नि से आप रूप वगैरह देख पाते हैं, जल रस, और पृथ्वी यानी कि गंध हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं गुरुवादी गुणों के ऊपर। ठीक है, देखो अपन ने अभी सबसे पहले वैशेषिक गुण यानी कि सार्थ गुण को पढ़ा है। सार्थ गुण में आपको याद है कि सार्थ गुण शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध होते हैं। इनके अधिष्ठान भी आपको पता है, श्रोत्र होता है, नेत्र होता है, घ्राण होता है, ठीक है, जिव्या होती है, और क्या होती है, त्वचा इंद्रिय होती है। इनके महाभूत आपने देख ही लिए, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। अब गुरुवादी गुणों की बात करते हैं तो देखो, गुरुवादी गुण क्या होते हैं, जो हमारे शरीर में भी होते हैं। कि आपके शरीर में गुरु नहीं होता, कि आपके शरीर में लघु नहीं होती, रुक्षता, शीतता, ठीक है, उष्णता, ये सब आपके शरीर में भी होती है। तो ये हमारे शारीरिक गुण हैं। और देखो, शरीर गुण हैं तो शरीर गुण को ठीक करने के लिए हमें क्या चाहिए, गुरुवादी गुण ही चाहिए। इसीलिए इसको चिकित्सीय गुण भी बोला जाता है। तो 20 गुरुवादी गुण बताए गए हैं। किसने बताए हैं, आचार्य चरक ने बताए हैं। देखो, फिर उसके बाद सब कुछ अच्छा वाला चल रहा था तो कौन आया, आचार्य नागार्जुन आए। आचार्य नागार्जुन आके बोलते हैं कि ना से नागार्जुन और ना से नाना, कि नाना मैं 10 ही मानूंगा। तो उन्होंने आए और 10 मानिए, और इन्होंने क्या बोल दिया, इसको कर्मणीय गुण बोलते हैं। तो देखो ये चीज़ याद करो कि आचार्य नागार्जुन ने गुरुवादी गुणों की संख्या कितनी बताई है, आधी कर दी, 10 बता दी, और इसको कर्मणीय गुण बोल दिया। अब देखो 2-2 के ग्रुप में याद करेंगे। ठीक है, अब 2-2 के ग्रुप में कैसे याद करेंगे, देखो सबसे पहले क्या आ जाएगा, गुरु और लघु है, दोनों याद हो गए। 2-2 के ग्रुप में गुरु और लघु है। फिर शीत को याद कर लो, किसके साथ में, उष्ण के साथ में। तो गुरु, लघु, शीत और उष्ण आ जाएगा। अब स्निग्ध को कैसे याद कर सकते हो आप, रुक्ष के साथ में याद कर सकते हो। तो देखो स्निग्ध और रुक्ष हो जाएगा। अब बचा क्या, मृदु, तीक्ष्ण और विशद पिच्छल। तो विशद पिच्छल भी तो इसी का पार्ट है। देखो विशद और पिच्छल ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। अब बचा क्या है हमारे पास, अब हमारे पास जो है मृदु और तीक्ष्ण बचा हुआ है। तो ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास मृदु और तीक्ष्ण। ठीक है, तो देखो गुरु, लघु, मृदु, तीक्ष्ण, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष और विशद पिच्छल हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो जितने भी संग्रहकार है या चरक है उन्होंने माने 20 ही हैं। तो इसका जो श्लोक है वो भी आपने पढ़ रखा होगा, गुरु, मंद, हीम, स्निग्ध, श्लक्षण, सांद्र, मृदु, स्थिरा, गुणा, सुसूक्ष्म, विशदा, विशंति, सा, विपर्यय। मतलब ये 10 गुण बताए गए हैं और इनके विपरीत में 10 गुण और होते हैं और मिलाकर 20 गुण होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो अब ये जो वीडियो है, ये वीडियो नंबर 1 है। इसके 2 पार्ट आएंगे। तो पार्ट 1 में हम जस्ट क्लासिफिकेशन देखेंगे और जितने भी गुण हैं गुरुवादी गुण के अलावा उनको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये जो पार्ट 2 आएगा उस पार्ट 2 में हम जो है केवल जो है जो गुरुवादी गुण हैं उनको जो है क्या देंगे, प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि गुरुवादी गुण काफ़ी बड़े हैं, उनको थोड़ा टाइम चाहिए समझने के लिए। और अगर आप पहले हाफ ऑफ द पार्ट कंप्लीट कर दोगे ना तो आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ गुरुवादी गुण बचेंगे। तो उनको जो है हम इजीली जो है कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, अभी हम जो है आगे बढ़ते हैं। हमने सार्थ गुण कंप्लीट कर लिए, हमने परादी गुण और मतलब गुरुवादी गुण जो है इनका थोड़ा क्लासिफिकेशन देख लिया। अब हम आ जाते हैं किसके ऊपर, आत्मगुण के ऊपर। अब आत्मगुण के बारे में कौन कौन जानता है या फिर कौन कौन है जो फर्स्ट ईयर में आत्मगुण के बारे में पढ़ के आया है। मुझे पता है आप सब आत्मगुण के बारे में पढ़ के आए हो। तो आत्मगुण क्या होता है कि जो अध्यात्म गुण होते हैं उन्हें बोला जाता है। जैसे इच्छा हो गई, ठीक है, द्वेष हो गया, सुख, देखो सुख से ही दुख को भी ले लो तो सुख दुख हो गया, बुद्धि हो गया और प्रयत्न हो गया। ठीक है, अब इच्छा क्या होती है, चाहत,
ठीक है, किसी इंसान की चाहत, किसी वस्तु की चाहत, तो वो क्या हो जाएगी, आपकी चाहत होती है। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इच्छा अभिलाषा भी बोला जाता है। ये जो आपके अध्यात्म गुण होते हैं इनको क्या बोला जाता है, इनको इच्छा अभिलाषा भी बोला जाता है। अब देखो, इच्छा दो प्रकार की होती है, एक होती है फल इच्छा और एक होती है उपाय इच्छा। अब यहाँ पर फल इच्छा क्या कहती है कि जैसे मान लो कोई भी पर्सन है, उसने कोई अच्छा काम करा, तो वो क्या वो इच्छा नहीं करेगा कि मुझे इसका फल मिले। और उपाय इच्छा का मतलब होता है कि अच्छे कार्य करा था और उसकी सफलता मिली, तो सफलता के लिए किया गया जो उपाय की इच्छा है ना, वो क्या हो जाएगी, अपनी उपाय इच्छा हो जाएगी। अब देखो, द्वेष क्या होता है कि द्वेष का मतलब होता है जेलसी, लाइक जेलसी समझो कि आप कोई पर्सन है, वो खड़ा खड़ा बस ऐसे जल रहा है किसी से, या फिर मतलब अपने आप में ही बहुत ज़्यादा जो है इनसिक्योर है और जल रहा है किसी से, तो वो द्वेष हो जाएगा, जिसमें उसकी खुद की आत्मा जलती है, वो क्या है, द्वेष है। फिर आता है सुख और दुख, ठीक है। अब देखो, सुख का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो सारी सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग है, जैसा आप चाह रहे थे वैसा सब कुछ चल रहा है, तो आप सुखी होंगे। कुछ भी अगर ऐसा हो गया कि यार ये तो नहीं होना चाहिए था, तो वो दुख हो जाएगा। तो दोनों की जो है श्लोक अपन याद रख सकते हैं, छोटा सा श्लोक है, अनुकूल वेदनीय सुखम, प्रतिकूल वेदनीय दुखम। देखो, अब आप फर्स्ट ईयर में एक श्लोक और पढ़ के आए होगे, धर्मजन्य अनुकूल वेदनीय सुखम और अधर्मजन्य प्रतिकूल वेदनीय दुखम, तो वो भी आप याद रख सकते हैं। सुख का मतलब क्या होता है कि जो भी मन के अनुकूल हो, ठीक है, जो वेदना होती है मन के अनुकूल, जो वेदना होती है वो सुख हो जाएगी, और मन की जो प्रतिकूल वेदना होती है वो क्या हो जाएगी, दुख हो जाएगी। अब देखो, प्रयत्न का मतलब क्या है, चेष्टा। चेष्टा का मतलब क्या होता है कि मान लो इच्छा या द्वेष है, उसके कारण जो चेष्टा उत्पन्न करते हो, दो ही चीजें, या तो आपको कुछ चाहिए होता है या आप किसी से जल रहे हो या इनसिक्योर हो रहे हो, तो ही आप काम करते हो, ठीक है, तो वो वाली चीज है। अब देखो, यहाँ पर इसको इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, प्रवृत्ति, निवृत्ति और जीवन योनि। क्या बोला मैंने कि प्रयत्न को इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, प्रवृत्ति, निवृत्ति और क्या है, जीवन योनि। सबसे पहले अपन जीवन योनि को देख लेते हैं, ठीक है। अब जीवन योनि क्या है, सिंपली आप जीवन जीने के लिए की गई जो कोशिश होती है उसको जीवन योनि कहा जाता है, ठीक है। अब आता है प्रवृत्ति और निवृत्ति। देखो, प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है, अपन ने यहाँ पे 2 चीजें पढ़ी कि इच्छा और द्वेष के कारण जो चेष्टा होती है, ठीक है, तो जो इच्छा के कारण जो चेष्टा हो रही है वो प्रवृत्ति हो जाएगी, इच्छा जन्य, मतलब खुद की इच्छा से की गई कोई भी चेष्टा। निवृत्ति का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आप करोगे खुद की इच्छा से, पर द्वेष के कारण करोगे, तो ये द्वेष जन्य होती है। फिर आ जाएगा बुद्धि, तो बुद्धि के लिए एक टर्म आता है अध्यवसाय बुद्धि। अध्यवसाय बुद्धि बोला गया है बुद्धि को, और बुद्धि में 2 टर्म अपन पढ़ते हैं, स्मृति और अनुभव। स्मृति का मतलब क्या होता है, वो टीवीज में नहीं दिखाते, जो पुराने जो है जी टीवी के स्टार प्लस के सीरियल्स होते हैं कि जो एक बहू होती है उसको एकदम से अपने पूर्व जन्म के कर्म याद आ जाते हैं एक यादाश्त में, तो वो पिछली स्मृति होती है उसकी। तो वो ये कि पूर्व अनुभव का ज्ञान होना। और अनुभव का मतलब क्या होता है, अनुभव का मतलब होता है एक्सपीरियंस, कि आपने कितना स्ट्रगल करा है लाइफ में, या फिर आप किसी टीचिंग फील्ड में है तो आपने कितना पढ़ाया है, तो वो आपका अनुभव है। तो वो जो अनुभव होता है वो प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तोपदेश और उपमान, इन चारों प्रमाणों के द्वारा क्या होता है, प्राप्त किया जाता है। अब ये हो गया, तो आपके आत्मा गुण भी कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब सब कुछ बढ़िया चल रहा था, फिर आ गए योगींद्र नाथ सेन। कौन आया, योगी जी आए, ठीक है। अब योगी जी तो क्या कर रहे थे, मन लगा के बैठे हुए थे अपनी तपस्या में। उनको ध्यान आया क्यों ना इस मन को भी मैं अपने साथ जो है इस आत्मगुण को मिला दूं, तो 7 हो जाएंगे ये। तो उन्होंने क्या करा, योगींद्र नाथ सेन ने, क्योंकि वो मन से क्या करते थे, योगा करते थे, योगींद्र नाथ सेन थे ना, तो उन्होंने मन को मिला दिया और कितने गुण माने हैं, आत्मगुण को 7 मान लिया, ठीक है। और फिर चक्रपाणिनि आए। चक्रपाणिनि ने बोला भैया ऐसे कैसे, तुम सब कुछ ना कुछ बोल रहे हो, मैं भी बोलूंगा। तो उन्होंने स्मृति, धृति और अहंकार का भी समावेश किसमें कर दिया है, आत्मगुण में कर दिया है। किसका करा है, देखो स्मृति और धृति तो तुम लोगों को याद हो जाएगा, पर अहंकार याद कर लो, स्मृति धृति का और अहंकार का भी कर लिया है। अब देखो, अब अपन आ जाते हैं पराधि गुण के ऊपर, ठीक है। अब पराधि गुण के बारे में आप फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए ही हुए हैं। ये श्लोक आपको कंपलसरी है याद करना, दिस इज जेड स्क्वायर श्लोक। पर अपरत्व युक्तिश्च संख्या संयोगेम च विभागश्च प्रत्यकत्वम च परिणामम अपि च संस्कारो अभ्यास इत्येव गुणा गेय पराधेय सिद्ध उपायुष चिकित्सा लक्षण स्थान प्रत्यक्ष में। अब ये श्लोक आपसे क्या बोल रहा है कि टोटल 10 जो है वो पराधि गुण बोले गए हैं, और ये जो पराधि गुण होते हैं वो चिकित्सा की सफलता के क्या बोले गए हैं, उपाय बोले गए हैं। चिकित्सीय गुण गुरुवादियों को बोला है, पर सिद्ध चिकित्सा के जो गुण है वो किसको बोला है, अपने पराधि गुणों को बोला। अब एक गुण को पराधि गुण हमने कर लिया कंप्लीट। अब इसी तरीके से जो है हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। देखो, परत्व और अपरत्व गुण पे आ जाते हैं। देखो, परत्व का मतलब श्रेष्ठ, अपरत्व का मतलब उसका उल्टा मतलब अश्रेष्ठ, ठीक है। अब परत्व का मतलब क्या होता है, जो
जो सुपीरियर है, यानी हम देखेंगे किसमें क्या सुपीरियर है और उसके तरीके से हम क्या करेंगे, बिल्कुल बेनिफिशियल ट्रेड को कंप्लीट कर लेंगे। जैसे अगर आपको पता है, जैसे जांगम देश जो है उसकी औषधियाँ श्रेष्ठ मानी गई है एज कम्पेयर टू आनुक देश। ऐसे ही विसर्ग काल की बात करते तो उसमें बल कम होता है, तो अगर अपन बल के पैरामीटर बल ले और ऐसा बोले कि बल के कंपैरिजन में तो विसर्ग काल श्रेष्ठ हो जाएगा और आदान काल में क्योंकि बल आधा हो जाता है तो वो अश्रेष्ठ हो जाएगा। इसी तरीके से एग्जाम्पल देते हुए हम आगे बढ़ जाते हैं। अब युक्ति और संख्या क्या होता है, देखो संख्या तो आप सबको पता है कि 1 2 3 वगैरह जो होती है उनको संख्या बोलते हैं। इसी को इन्होंने संस्कृत लैंग्वेज में बोल दी ना, थोड़ा फैंसी लैंग्वेज में बोलना पड़ता है। तो क्या नाम है, संख्या स्याद गणितम, मतलब गणित के अंकों को संख्या कहा जाता है। तो वो यही बोल रहा है कि संख्या क्या है, जिसमें आप क्या कर रहे हो, डिफाइन करो। जैसे गुल्म 5 प्रकार का होता है, 8 प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है, वो सारी चीज़ें हो जाएगी। ठीक है, त्रिफला में 3 द्रव्य होते हैं, वो सब चीज़ें। अब गुल्म 8 प्रकार का होता है तो कौन कौन सा है, ठीक है। जो लोग फर्स्ट ईयर कंप्लीट करके आए हैं उनसे मेरा ये सवाल नहीं है, जो लोग अभी कर रहे हैं इन चीज़ों को उनसे मेरा ये सवाल है। तो गुल्म जो है उनके कितने भेद बताए गए हैं, देखो 8 भेद होते हैं। वात पित्त कफ हो गया, वात पित्त, फिर उसके बाद में वात कफ, फिर पित्त कफ, फिर सन्निपात जो एक आगंतुक होते थे, ऐसे करके 8 भेद होते हैं। युक्तिष्ठ में युक्तिष्ठ योजना या तो युज्यते, देखो जितने भी श्लोक यहाँ लिखे हुए हैं ना तुमको याद करने हैं, कुछ चीज़ें होती है याद करनी पड़ती है, याद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो समझो इस बात को। फिर होता है युक्तिष्ठ योजना या तो युज्यते, मतलब प्लानिंग प्लॉटिंग। ठीक है, वो तो ना किसी को ऐसे मारना हो तो पहले प्लानिंग प्लॉटिंग करनी पड़ती है, तो ये वो है कि युक्ति लगानी पड़ती है पूरी। तो वैसे कि जो डॉक्टर है अपना, वो जब है कोई पेशेंट आता है तो पेशेंट जब आता है तो उसकी हिस्ट्री लेता है, उसके बाद वो प्लानिंग प्लॉटिंग करता है कि भाई इसको कौन सी बीमारी हो सकती है, ये बीमारी होगी, फिर डिफरेंशियल डायग्नोसिस करता है, फिर एक औषध देता है उसको। तो वो सब क्या है, युक्ति तो करती है ना, युक्ति से तो करता है वो। और वो क्या पैरामीटर यूज़ करता है, दोष, भेषज, देश, काल, अग्नि, बल, ये सारे पैरामीटर्स यूज़ करता है वो, तो वो युक्ति हो गई। अब आता है संयोग और विभाग। ठीक है, अब शांत हो जाइए, संयोग और विभाग को मैं बहुत अच्छे से समझाने वाली। देखो संयोग क्या होता है, ठीक है, संयोग मतलब मिलना। ठीक है, तो योग सह संयोग उच्यते, ये श्लोक आप याद करो कि 2 या 2 से अधिक द्रव्यों का साथ ऐसे जुड़ना क्या कहलाता है, संयोग कहलाता है। ठीक है, अब ये एक कर्मज, द्वंद्व कर्मज और सर्वकर्मज हो सकता है। पहले विभाग को देख लेते हैं, फिर दोनों को कोरिलेशन के साथ समझेंगे। और विभाग का मतलब क्या होता है, विभागस्तु विभक्त स्याद वियोगे भागशो ग्रह, यानी कि द्रव्यों का संयोग को अलग कर देना। ठीक है, द्रव्यों के संयोग का क्या कर देना, अलग कर देना। अब आप समझो, एक कर्मज जो है उसको इस तरीके से लो कि एक कर्मज का मतलब क्या होता है कि जिसमें केवल एक ही चीज़ मूव कर रही है, दोनों चीज़ मूव नहीं कर रही है। इसमें क्या होता है, एक पक्ष क्रियाशील होता है। द्वंद्वज में दोनों पक्ष क्रियाशील होते हैं और सर्वज में सारे मूव ऑन करते हैं, मतलब सारे मूव करते हैं। अब देखो एक कर्मज संयोग कैसे मानो, स्टोरी बनाते हैं। जैसे कोई एक्स पर्सन है, वो यूनिवर्सिटी से अपने रूम पर आता है, तो जब वो यूनिवर्सिटी को से अपने रूम पे आ रहा है तो उसका अपने रूम से संयोग हो रहा है, वो क्या हो जाएगा, एक कर्मज हो जाएगा। उसका रूम तो मूव नहीं कर रहा, वो मूव करके आया, मतलब एक पक्ष हो रहा है। ठीक है, अब मान लो कि वो उस रूम से सुबह उठता है आराम से और चला जाता है, यानी कि रूम से बाहर निकल गया। तो रूम से बाहर जाना और यूनिवर्सिटी में जाना, उसका रूम से तो क्या हो जाएगा, विभाग हो जाएगा। अब देखो इसमें बुक में क्या एग्जांपल दे रखा है, जैसे वृक्ष है वो स्थिर है, उस पर कौवा के बैठ गया, अगर कौवा उड़ के चला जाता है तो वो विभाग बन जाता है। ठीक है, द्वंद्व कर्मज क्या होता है कि भाई आप यहाँ से निकल रहे थे, रास्ते में आपको आपका भाईला आपकी भाईली मिल गई, ठीक है, दोस्त वगैरह मिल गए, पक्की सहेली मिल गई, आप उसके साथ में निकल गए। तो जब आप दोनों का संयोग हुआ तो वो द्वंद्व कर्मज हो जाएगा। और जब आप वापस आ रहे हो कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, तो जब आप अपने अपने रूम पे आ रहे हो तो दोनों अलग हो गए, तो वो वियोग हो जाएगा, यानी कि विभाग हो जाएगा। सर्वकर्मज का मतलब होता है कि बड़े स्पेक्ट्रम में देखो ना कि आप सभी तो यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, फिर सभी यूनिवर्सिटी से अलग हो रहे हो, तो वो वाली चीज़ हो जाती है। इसमें यहाँ पे जो अपनी बुक है उसमें क्या बोला है, जैसे उड़द दाल का बर्तन में डालना सर्वकर्मज है, सारे मिल रहे हैं। और द्वंद्व कर्मज में क्या बोला है कि परस्पर लड़ते हुए भेड़ों का मिलना। अब विभाग क्या होता है, विभागस्तु विभागा। ठीक है, अब देखो विभक्ति, वियोग और भागशो गुरु, इसमें 3 टर्मिनोलॉजी है। विभक्ति का मतलब होता है टुकड़ों में काटना, जैसे कोई भी ड्रग है अगर उसको अपन को टुकड़े में काट, जैसे गुड़ुची है उसको आपने टुकड़ों में काट दिया, विभक्ति होगा। वियोग का मतलब होता है कि उनको परस्पर अलग कर देना। ठीक है, वियोग पीड़ा बिल्कुल ऐसे अलग कर देना वैसा। भागशो गृह मतलब क्या होता है कि जब आप मात्रा डिफाइन कर दो, तो जैसे त्रिफल है उसकी मात्रा डिफाइंड है, या कोई अदर ड्रग है तो उसकी मात्रा डिफाइंड है ना कि आपको इतनी लेनी है, वो सब। अब आता है प्रत्यकत्व और परिमाण। ठीक है, सबसे पहले परिमाण को देख लेते हैं। देखो परिमाणम पुनर्मानम, क्या बोला मैंने, परिमाणम पुनर्मानम, मान को ही परिणाम कहते हैं। अब आप जाते हो मार्केट में, निकलते 1 किलो सब्जी दे दो या फिर आधा किलो पाउडर दे दो, तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा ना ब्रो। तो यहाँ पे क्या है, देखना पड़ेगा कि भाई हम फैंसी वर्ड यूज़ करें, तो आडक, प्रस्थ, तुला, जो कि कौन से नाम है, संस्कृत, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे आयुर्वेदिक जो है मापदंड है वो सब है।
प्रकार में क्या आ जाएगा, जैसे या तो डायमेंशन देख लो, वेट देख लो, उसका वॉल्यूम कैपेसिटी देख लो, खत्म। प्रत्यकत्व पे आ जाओगे। देखो प्रत्यकत्वम स्याद संयोगे वे लक्षणियां मनिते, ये वही प्रत्यकत्व है जो लड़कियां हर रोज करती है अपनी वार्डरोब को खोल कर कि यार ये कपड़ा मेरे काम का नहीं है, ये कपड़ा मैं नहीं पहन सकती, ये कपड़ा में भी ये कपड़ा भी नहीं पहन सकती, ये कपड़े तो मैंने कल पहने हैं, मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है। तो वो जो वाला सीन होता है ना, वो प्रत्यकत्व है कि आप क्या कर रहे हो, अपने क्लोथ्स को पृथक पृथक कर रहे हो, अलग कर रहे हो, अलग अलग चीज़ में डिवाइड कर रहे हो, तो वो प्रत्यकत्व हो जाएगा। अब ये 3 प्रकार का होता है, इसमें आप 2 कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। एक अपन पढ़ेंगे कि इंटर रिलीजियस, इंटरकास्ट और अंडरकास्ट मैरिज, और एक हम पढ़ेंगे किसके पर्सपेक्टिव में, रिलेशनशिप, यानी कि लॉन्ग टर्म या जो रिलेशनशिप होता है, लॉन्ग टर्म या लॉन्ग डिस्टेंस जो रिलेशनशिप होता है। देखो असहयोग का मतलब क्या है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, आप लोग नहीं मिल पा रहे हो। रीज़न क्या है उसका, समय नहीं है दोनों के पास में, दोनों अपनी लाइफ में बिजी है। और दूसरा देश, दोनों के देश अलग अलग है। तो देख देश और काल के अनुवर्तन से आप क्या करते हो, नहीं मिल पाते हैं या आपका मिलन असंभव हो जाता है, तो वो आपका असंयोग है। या फिर इंटर रिलीजियस मैरिज करनी है तो ये तो संभव ही नहीं है, बिल्कुल ही आस नहीं है इसमें। तो जैसे हिमालय और मेरू पर्वत का मिलन के बारे में आप सोचो। या फिर आता है वेलक्षणी, वेलक्षणी का मतलब इंटरकास्ट मैरिज। देखो संभावना है बट दोनों की अपनी जाति है भाई, ठीक है, महिष और वराह। और अनेकता का मतलब क्या होता है कि भाई एक ही जाति के बट वो ना थोड़ा स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ता है, एक ही कास्ट में है फिर भी थोड़ा अलग अलग सा वो वाली सीन है। तो एक ही जाति के द्रव्यों का भिन्न होना, जैसे माप, वर्ण, आकृति, ये सब हो जाएगा। फिर आता है संस्कार और अभ्यास। संस्कार की बात करते तो संस्कारों ही गुणांतर दाना मुच्यते, ये वही है जो बचपन से आपकी माँ आपको सिखाते हुए आ रही है, लेकिन अभी तो कोई लक्षण नहीं आया तुम्हारे अंदर, तो वो ये संस्कार है, ठीक है। मतलब आपको गुणों देना, आपको समझाना कि भाई ऐसे नहीं करना, वैसे करना है। तो गुणों का अंतर्धान, ट्रांसफॉर्मेशन ही क्या है, संस्कार है। जैसे आप बहुत सारे कर्म कर सकते हो, जैसे स्वेदन, रोपण, ठीक है, मर्दन, भावना, भर्जन, ये सब क्या है, टाइप है एक संस्कार का। अभ्यास का मतलब क्या होता है, अभ्यास ही वही है जो आप आपकी क्रश पे कर रहे हो पिछले कई सालों से कि ये पट जाए, बस शीतत और शलन प्रयास करे जा रहे हो, रुकी नहीं रहे हो बिल्कुल, तो वो सतत प्रयास या शीलन प्रयास क्या है, अपना अभ्यास है, ठीक है। जैसे मान लो आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा ऐसे हो गया, बहुत ज़्यादा हार्मफुल चीज़ें खा ली, बहुत ज़्यादा जंक फूड खा लिया, तो आप कैसे हो जाते हैं यार अब हेल्दी फूड खाएंगे अपन, ठीक है। तो उस हेल्दी फूड खाने की वजह से क्या होता है कि जो विषम विकृतियाँ पैदा हुई है वो हेल्दी फूड के ज़्यादा, यानी कि अभ्यास करने की वजह से कम हो जाती है। तो यहाँ पे वही लिख रहे हैं कि चिकित्सा में दोषों का पुनः स्थापन हो जाता है। क्लिनिकल एप्लीकेशंस की बात करते तो यहाँ पर सिर्फ इतना बोला गया है कि जो पराधी गुण होते हैं वो अधिभौतिक होते हैं। अधिभौतिक का मतलब है कि फिजिकल क्वालिटीज़ होती है इनकी, ठीक है। समझ आ रहा है क्या होती है, फिजिकल क्वालिटीज़ होती है, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड चिकित्सीय गुण और सिद्धि उपाय, मतलब चिकित्सा के सक्सेसफुल होने के उपाय किससे बोला गया भाई, पराधी गुणों को बोला गया। फिर इसके कुछ फार्मास्यूटिकल्स एक्ट अपन देख लेते हैं। देखो परतर अपरत के बारे में सिंपल इतना बोला गया है कि ये सुपेरियरिटी होता है, ये इन्फीरियरिटी होता है। तो फॉर्मुलेशन और सिलेक्शन में आप क्या देखते हो, आप ये बता रहे हो कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग जो है उसमें इसका रोल होता है कि भाई हमें कौन सी ड्रग आइडेंटिफाई करनी है जो श्रेष्ठ हो, हमें कौन सी गाय आइडेंटिफाई करनी है दूध के लिए जो श्रेष्ठ हो, ठीक है। अपन नहीं पढ़ते थे जो बचपन में क्वेश्चन काफ़ी 8th या 9th में काफ़ी ऐसा पेपर आता था CBSE कोर्स में कि जो है सिलेक्शन ऑफ काउ, तो वही है सिलेक्शन ऑफ ड्रग्स में किसका यूज़ करते हैं, सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी का, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं कि भाई उसका अनुपान क्या होगा, ठीक है। फार्मेसी एक्ट की बात कर लेते तो उसकी हाई पोटेंसी में उसको जनरेट करते हैं और ऑप्टिमल सीजन वगैरह में। फिर उसके बाद आ जाएगा युक्ति, संख्या, संयोग और विभाग। देखो युक्ति का मतलब क्या होता है, आपने युक्ति लगाई, तो आपने युक्ति में क्या लगाया, आपने देखा देश, देखा काल, देखा, ठीक है, सारा एडमिनिस्ट्रेशन किया, फिर उसके बाद में करा तो डायग्नोस करा तो वो युक्ति हो जाएगी। इस पर रिसर्च हुई है, हाइपोथेसिस जनरेशन, ड्रग सिलेक्शन, टॉपिक सिलेक्शन और पेशेंट असेसमेंट, ठीक है। अपन संख्या की बात करते तो संख्या से आप क्या डिफाइन कर सकते हैं, संख्या से आप क्या डिफाइन करेंगे, नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट्स कि इसमें भाई कितने नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट्स। जैसे मान लो अगर आप आवी पत्ती का चूर्ण बना रहे हो या यष्टि मधु चूर्ण बना रहे हो या मान लो कोई भी फॉर्मुलेशन बना रहे हो या मान लो खाना ही बना रहे हो, तो खाने में देखते तो हो ना कि कितनी क्वांटिटी, कितने इंग्रेडिएंट डालते हैं, आप नंबरिंग करते हो उनकी, तो वो संख्या में आ जाएगा। ऐसे ही संयोग और वियोग आ जाएगा कि कम्बिनेशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाएगी, ठीक है। फिर आता है अपने पास प्रत्यकत्व। देखो प्रत्यकत्व का यूज़ बहुत अच्छा यूज़ होता है डिफरेंशियल डायग्नोसिस में, तो वहाँ पे इसका यूज़ हो जाता है, ठीक है। अगर बात करें संस्कार की, तो संस्कार क्या होता है, जिससे हमें पता लगता है ना, पोटेंशियल पता लगती है ड्रग की, वो सब। फिर होता है प्रमाण और अभ्यास, ठीक है। अभ्यास को तो वही है, हाइजीन एंड डाइट में यूज़ होता है कि भाई कितना आप खा रहे हो, कैसे खा रहे हो, कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, वो सब। और प्रमाण में हम क्या करते हैं, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जो
एडमिनिस्ट्रेशन जो डोज है कि भाई आप उसको कितनी मात्रा में लेंगे वो सब डिफाइन करते हो। अब जो गुड़ का प्राधान्य इसको हम सेकंड वीडियो में जो है कंप्लीट करेंगे। सेकंड वीडियो में हम गुरुवादी गुण और गुड़ के प्राधान्य को कंप्लीट करेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।